जय श्री कृष्णा बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपको क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक के आपको, या अगर 11 12 में भी चले जाएंगे, आगे कंपटीशन में भी जाएंगे, तो वहां भी आपके साथ ये चीज रहेगा। इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ संख्या पद्धति। नाम क्या है? संख्या पद्धति। आज मैं शुरू कर रहा हूँ। यह संख्या पद्धति का पहला भाग है। ये बच्चों हर क्लास में, चाहे आप जिस क्लास में जाएंगे, पहला लेसन आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सम्मिश्र संख्या। क्या पढ़ा रहा हूं? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, नमिता झा जी आप इसको याद कर लीजिएगा। सम्मिश्र संख्या वैसी संख्या, वैसी संख्या जो ए एक्स, वैसी संख्या जो a प्लस आई बी के रूप में हो। वैसी संख्या जो a प्लस आई बी के रूप में हो, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो a प्लस आई बी के रूप में हो, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए a प्लस आई बी, ये आपका हो गया। तो ये जो होता है a, इसका वास्तविक भाग होता है। वास्तविक भाग होता है। ये जो a होता है इसका वास्तविक भाग होता है। वास्तविक भाग होता है। और ये जो आप आई बी देख रहे हैं, ये इसका काल्पनिक भाग होता है बच्चों। ये भाग इसका काल्पनिक भाग होता है। ठीक है, यानी यह संख्या दो भागों में बढ़ जाती है, वास्तविक भाग में और काल्पनिक भाग में। अक्सर बच्चों एग्जाम में पूछ देता है √/-40 कैसी संख्या है। अब बच्चे जनरली गलत कर जाते हैं इसमें, तो इसमें हम लोगों को लिखना होगा यह एक सम्मिश्र संख्या है। कैसी संख्या है? सम्मिश्र संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों? आप कहोगे कैसे सम्मिश्र है सर जी? तो देखिए, आप अगर इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? -40। क्या मिलेगा? -40। और वास्तविक संख्या की परिभाषा में कहता है कि वैसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो। तो अगर हमने वर्ग किया वो भी फिर भी ऋणात्मक मिल रहा है, इसका मतलब यह वास्तविक संख्या नहीं है। सारे शिक्षक आपको यही बताएंगे कि संख्या की शुरुआत वास्तविक संख्या से होती है, लेकिन वास्तव में उससे भी आगे एक संख्या होती है जिसका नाम है सम्मिश्र संख्या। इसे सी से सूचित किया जाता है। सम्मिश्र संख्या को किससे सूचित करते हैं बच्चों? सी से सूचित किया जाता है। सम्मिश्र संख्या को सी से सूचित किया जाता है। तो कहो कैसे हम पहचानेंगे सर जी सम्मिश्र संख्या? तो संख्या को वर्ग कीजिएगा, अब फिर भी अगर ऋणात्मक रह जाए, मान लीजिए ऐसे देगा √√-1, हमने वर्ग कर दिया फिर भी क्या रह गया? -1 रह गया। √√-2 वर्ग कर दिया फिर भी क्या रह गया? -2 रह गया। तो ऐसी संख्याएं तो वर्ग करने पर भी अगर ऋणात्मक रह जाए तो वो कहलाती हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या कहलाती हैं बच्चों? सम्मिश्र संख्याएं। अच्छी तरह से आप इसको लिख लीजिए। और अक्सर एग्जाम में आता है और बच्चे गलत करते हैं क्योंकि इसकी जानकारी ही उन्हें नहीं होती है। समझ के बाबा भाभिया याद कर लेना बेटा। जितने ही बच्चे हैं क्लास 7 से लेकर के 10 तक के सब क्लास के लिए मैं ये भेज रहा हूं, आप लोग इसको अच्छी तरह से लिख लें। यह एक सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या का मतलब हुआ कि उस संख्या को हम वर्ग करें फिर भी वो ऋणात्मक हो जाए, तो यह संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। अब मैं सम्मिश्र संख्या से आगे चलता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए अगर लिख नहीं सकते हैं तो देखो बच्चों, वो वीडियो चल रहा था ना, बोला क्लोज नहीं ना की है। अब हम बच्चों सम्मिश्र संख्या से आगे चलते हैं। तो अब आपने देखा सम्मिश्र संख्या के दो भाग थे, काल्पनिक भाग, वास्तविक भाग। तो काल्पनिक होता है, उसकी हम कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, हम वास्तविक भाग को लेकर चलेंगे। तो यहां से हम लोग चलेंगे वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक वास्तविक संख्या। आपने देखा सम्मिश्र संख्या को सूचित करते थे सी से, अब वास्तविक संख्या को सूचित करते हैं आर से। उसका होता था कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका होता है रियल नंबर, तो आर से डिनोट हो गए वास्तविक संख्या। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिनका वर्ग, जिनका वर्ग कभी भी, कभी भी ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या नहीं हो। वैसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब देखो जिया कुमारी, हमने ही ना तुमको पढ़ाए हैं -5 का, -5 का वर्ग क्या होगा बोलो 25, और फिर 5 का वर्ग क्या होगा बोलो गुनगुन कुमारी, 5 का वर्ग भी बोलो। यानी दो ही तरह की अब तक हमने आपको संख्याएं पढ़ाई है, या तो वास्तविक होगा या तो काल्पनिक होगा, और दोनों का वर्ग जो होता है वो पॉजिटिव, या तो आपको -5 होगा या 5 होगा। तो अगर माइनस भी होगा तो भी 25 हो जाएगा, और प्लस होगा तो भी 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान चुके हैं। वैसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका जब भी वर्ग की जगह धनात्मक ही आपको मिलेगा। ठीक है बेटे, इसे आर से सूचित करते हैं। आर मतलब होता है रियल नंबर। इसे आर से सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। वास्तविक संख्या को किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। ठीक है, इतना लिख लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी आप लोग लिख रहे हैं भाई। ठीक है, वास्तविक संख्या को किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है बच्चों प्रमेयिका। प्रमेयिका, प्रमेयिका, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, सिद्ध किया हुआ। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, होता है जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग हम अन्य कथनों को, अन्य कथनों को, जिसका प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए, करने के लिए करते हैं, करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। अब देखिए आगे है यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हो, कैसी संख्या हो बच्चों? संख्याएं हों
वास्तविक संख्याएं हों तो P और Q दो अन्य संख्या होती है, अन्य संख्या होती है इस प्रकार की कि A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन B। कहने का मतलब हुआ बच्चों, आज तक आपको इस चीज को बताया गया है, लेकिन दूसरे रूप में आपको बताया गया है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, जहां शेषफल हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और भाजक से हमेशा छोटा होगा। ये मूल रहस्य है, इसको याद रखना है बच्चों। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल, तो क्यू और आर होना चाहिए। तो आर और क्यू दो अन्य संख्या इस प्रकार होगी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। यहाँ पी नहीं होगा बच्चों, यहाँ आर होगा। आर और क्यू दो अन्य संख्याएं होती है इस प्रकार की, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये जो आपका दिया हुआ है, इसको हम अपने 8 में ही बताते हैं, 7 में ही बताते हैं, 9 में बताते हैं, लेकिन इसका नाम तब हम बोलते हैं यूक्लिड तब हम नाम बोलते हैं विभाजिता का नियम, लेकिन वास्तव में यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है बच्चों, विभाजिता का नियम नहीं है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसको याद रखिए। यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हो तथा तो क्यू और आर दो अन्य संख्या होती है इस प्रकार की, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको याद रखना है। अब है बच्चों एल्गोरिथम, 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 रिथम, एल्गोरिथम एक सिद्ध किया, एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की, याद कर लेगी काजल बच्ची, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। कहने का मतलब दोनों जुड़ा हुआ है बच्चों। अगर एक लाइन में हो गया तब वो हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और वही अगर कई एक चरण में चला गया वो हिसाब, तब वो एल्गोरिथम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम कहलाएगा। एक चरण, जैसे आप जब मसा बनाते होंगे मातम समावर्तक, तो वह कई चरणों में चला जाता है, तो वो एल्गोरिथम होता है। और ये आपका जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी का एक बृहत रूप है। ये एक स्टेप हुआ, और जब वही हिसाब कई स्टेप में चला जाएगा तब वो कहलाता है एल्गोरिथम। एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। इसको बढ़िया से लिखिए, फिर मैं आगे बताता हूं। स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए अगर लिख नहीं सकते हैं तब। देखिए मैं नंबरिंग कर देता हूं। ये आपका है प्रमेयिका, यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैं अंडरलाइन कर दूंगा तो समझने में थोड़ी सहूलियत होगी आप लोगों को। फिर ये देखिए अलग अलग है, ये तीन चीजें हैं, एल्गोरिथम, प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, एल्गोरिथम। बिल्कुल मैं एक से दूसरे को जोड़ के चल रहा हूं बच्चों, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। लिख लिए इतना। ये जो आप अभी देख रहे थे एल्गोरिथम, एल्गोरिथम आधा द होगा बच्चों,
एल्गोरिथम शब्द 9वीं शताब्दी के 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध फारसी गणितज्ञ 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध फारसी गणितज्ञ एल्गोरिथम शब्द 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध फारसी गणितज्ञ मोहम्मद इब्न मूसा, बहुत बच्चा इसको गलती से मौसा बोल देता है, गड़बड़ बोलता है। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं एल्गोरिथम शब्द, ये मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है, नाम से लिया गया है। इन्होंने हिसाब अल जबर व अल, याद रखना बच्चों, अरब के लोग अल शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। अल जजीरा, अल्लाह, अलविदा, अलहदा, इस तरह से बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इन्होंने हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, हिसाब अल जबर व अल मुकाबला नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने हिसाब अल जबर व अल मुकाबला नामक पुस्तक लिखी, जिससे अलजबरा समझ रहे हो ना, अलजबरा बीजगणित, देखो बीजगणित का जड़ शुरू हो गया। अलजबरा शब्द की उत्पत्ति हुई, अलजबरा शब्द की उत्पत्ति हुई। तो देख लिया आप लोगों ने, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी जो फारसी गणितज्ञ हैं 9वीं शताब्दी के, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, इसी से अलजबरा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है बच्चों, तो अभी ये तो मैं चैप्टर प्रारंभ किया हूं, और भी इसके आगे मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, अगले भाग में मैं भेजूंगा। अभी आप लोग इतना लिख करके, और तब तक इतना याद कीजिएगा, फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। इतना लिख लीजिएगा आप लोग। जय श्री कृष्ण।